जरा कोई मुझे कहे आजादी के इतने सालों के बाद क्या एक डिग्निटी के साथ जीने वाले परिवार को क्या उसे टॉयलेट भी उपलब्ध नहीं होना चाहिए? क्या आपको ये काम करने की फुर्सत नहीं मिली? आज देश में टॉयलेट बनाने के अभियान को, जो गरीबों के लिए एक सपना था, उसकी डिग्निटी के लिए हमने इस काम को हाथ में लिया और हमने जी जान से उसे जुटे रहे। उसका मजाक उड़ाया गया, मुझे मालूम है, लेकिन उसके बाद भी सामान्य नागरिक के जीवन का गरिमा ये हमारे दिल और दिमाग में होने के कारण हम डिगे नहीं, हम अड़े रहे, हम आगे बढ़ते चले गए और तब जाकर के ये सपना साकार हुआ। माताएं बहनें खुले में सोच जा रही थी, या तो सूर्योदय के पहले या सूर्योदय के बाद, और आपको कभी पीड़ा नहीं हुई। और उसका कारण यह था कि आपने गरीबों को और गरीबी को टीवी में देखा है, अखबार की सुर्खियों में देखा, आपको गरीब की जिंदगी का पता नहीं, वरना आप इसके साथ ऐसा जुल्म नहीं करते। आदरणीय सभापति जी, इस देश की 80% जनता पीने के शुद्ध पानी के लिए तरसती रही। क्या मेरा संविधान हमें रोकता था? क्या संविधान तो ये चाहता था कि सामान्य मानवीय की सुविधाओं को ध्यान दिया जाए। आदरणीय सभापति जी, ये काम भी हमने बड़े समर्पण भाव से आगे बढ़ाया है। आदरणीय सभापति जी, इस देश की करोड़ों माताएं चूल्हे में खाना पकाना और धुएं से आंखें लाल, कहते हैं कि सैकड़ों सिगरेट का धुआं खाना पकाते हैं तब धुआं शरीर में जाता है। उन माताओं बहनों की आंखें लाल होती थी, इतना नहीं, उनका शरीर स्वास्थ्य खत्म हो जाता था। उनको धुएं से मुक्ति का काम, और 2013 तक क्या चर्चा चलती थी, 9 सिलेंडर देंगे कि 6 सिलेंडर देंगे। इस देश ने देखते ही देखते हर घर तक गैस का सिलेंडर पहुंचा दिया, क्योंकि हमारे लिए हर नागरिक 70 साल के बाद जो बेसिक सुविधाएं हैं उसकी तरफ। आदरणीय सभापति जी, अगर हमारा गरीब परिवार दिन रात मेहनत करके गरीबी से बाहर निकलने के लिए कोशिश करता है, बच्चों को पढ़ाना चाहता है, लेकिन घर में एक बीमारी आ जाए तो उसका सारा प्लान बेकार हो जाता है, पूरा परिवार की सारी मेहनत पानी में चली जाती है। क्या इन गरीब परिवारों के इलाज के लिए कुछ आप सोच नहीं सकते थे? 50-60 करोड़ देशवासियों को मुफ्त इलाज मिले। संविधान की उस भावना का आदर करते हुए हमने आयुष्मान योजना को लागू किया, और आज देश के 70 साल के ऊपर के किसी भी वर्ग के क्यों न हो, उनके लिए भी हमने व्यवस्था की। आदरणीय सभापति जी, जरूरतमंदों को राशन देने की बात, और उसका भी मजाक उड़ाया जा रहा है। जब हम कहते हैं कि 25 करोड़ लोग गरीबी को परास्त करने में सफल हुए, तो फिर हमें सवाल पूछा जाता है कि आप गरीब को राशन फिर क्यों देते हो? आदरणीय सभापति जी, जो गरीबी से निकल के आया है, उसे पता होता है कि अस्पताल में भी एक पेशेंट स्वस्थ होने के बाद जब छुट्टी देते हैं ना, तो डॉक्टर भी कहता है कि आप घर जाइए, तबीयत ठीक है, ऑपरेशन अच्छा हुआ है, लेकिन महीने पर ये जरा संभालना, ये मत करना, क्योंकि पेशेंट दोबारा तकलीफ में ना आए, गरीब दोबारा गरीब न बने, इसलिए उसका हैंड होल्डिंग जरूरी है, और इसलिए हम मुफ्त राशन दे रहे हैं। उसकी मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि हमें गरीबी से जो बाहर निकला है उसको दोबारा गरीबी में जाने नहीं देना है, और जो अभी भी गरीबी में है उसे हमें गरीबी से बाहर लाना है। आदरणीय सभापति जी, हमारे देश में गरीबों का नाम पर जो जुमले चले, उसी गरीबों के नाम पर बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया गरीबों के नाम पर
लेकिन 2014 तक इस देश के 50 करोड़ नागरिक ऐसे थे जिन्होंने बैंक का दरवाजा तक नहीं देखा था। आदरणीय सभापति जी, गरीब को बैंक में प्रवेश तक नहीं था, ये पाप आपने किया। और आज 50 करोड़ गरीबों के बैंक खाते खोल करके हमने बैंक के दरवाजे गरीबों के लिए खोल दिए। इतना ही नहीं, ये एक प्रधानमंत्री कहते थे कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो 15 पैसा पहुंचता है, लेकिन उपाय उनको आता नहीं था। उपाय हमने दिखाया। आज दिल्ली से 1 रुपया निकलता है, 100 के 100 पैसे गरीब के खाते में जमा होते हैं। क्यों? हमने बैंक का सही इस्तेमाल क्या करना, बैंक का सही उपयोग क्या करना। माननीय सदस्य मोबाइल नहीं देखें। आदरणीय सभापति जी, बिना गारंटी के ऋण देश के अंदर जिन लोगों को बैंक के दरवाजे तक जाने की इजाजत नहीं थी, आज स्थापित सरकार का संविधान के प्रति जो समर्पण है ना, आज बिना गारंटी वो बैंक से लोन ले सकता है। ये ताकत हमने गरीब को दी है। आदरणीय सभापति जी, गरीबी हटाओ का जुमला इसी के कारण जुमला बनकर के रह गया। गरीब को इस मुश्किल से मुक्ति मिले, ये हमारा बहुत बड़ा मिशन है और ये हमारा संकल्प है, और हम इसके लिए दिन रात एक कर रहे हैं। जिनको कोई नहीं पूछता, इनको मोदी पूजता है। आदरणीय सभापति जी, दिव्यांगजन हर दिन संघर्ष करता हमारा दिव्यांगजन। अब जाकर के हमारे दिव्यांग को फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, उसकी व्हीलचेयर आगे तक जाए, ट्रेन के डिब्बे तक जाए। ये व्यवस्था दिव्यांगजन के लिए करने का हमारे दिल में तब आया क्योंकि समाज के दबले कुचले वंचित लोगों की चिंता करना हमारे मन में था, तब हुआ। आदरणीय सभापति जी, आप मुझे बताइए, एक तो भाषा के नाम पर झगड़ा करना तो सिखा दिया आपने, लेकिन मेरे दिव्यांगजनों के साथ कितना अन्याय किया। जो हमारे यहां साइनेज लैंग्वेज जो है, साइन लैंग्वेज की जो व्यवस्था है, खास करके मूक बधिर के लिए, अब दुर्भाग्य ऐसा देश का कि असम में जो भाषा सिखाई जाए उत्तर प्रदेश में दूसरी सिखाई जाए, उत्तर प्रदेश में सिखाई जाए महाराष्ट्र में तीसरी सिखाई जाए। हमारे दिव्यांगजनों के लिए एक साइन लैंग्वेज का होना बहुत जरूरी था। आजादी के 7 दशक बाद भी उनको उन दिव्यांगजनों की याद नहीं आई। एक कॉमन साइन लैंग्वेज बनाने का काम हमने किया, जो आज देश के मेरे सभी दिव्यांग भाई बहनों के लिए काम आ रही है। आदरणीय सभापति जी, गुमंतु और अर्ध गुमंतु जन समूह समाज का इसके ऊपर पूछने वाला नहीं था। उनके कल्याण के लिए वेलफेयर बोर्ड बनाने का काम हमने किया, क्योंकि संविधान की प्राथमिकता है लोग, हमें उसको दर्जा देने का काम किया है। आदरणीय सभापति जी, हर कोई रेहड़ी पटरी के लोगों से जानता है, हर मोहल्ले में, हर इलाके में, हर फ्लैट में, हर सोसाइटी में सुबह होते ही वो रेहड़ी पटरी वाला आकर के मेहनत करके और लोगों का जीवन चलाने में मदद करता है। उसको बेचारे को 12-12 घंटे काम करे, रेहड़ी भी किसी से किराए पर ले ले, किसी से ब्याज से पैसा ले, किसी से सामान खरीदे, शाम को ब्याज खाओ पैसा ले जाए, बड़ा मुश्किल से अपने बच्चों के लिए ब्रेड का टुकड़ा ले जा सके। ये हालत थी। ये हमारी सरकार ने है रेहड़ी पटरी वालों के लिए स्वनिधि योजना बना करके बैंक से उनको बिना गारंटी लोन देने का शुरू किया, और आज उसके कारण, वो स्वनिधि योजना के कारण वो तीसरे राउंड तक पहुंचा है।
और अधिकतम लोन बैंक से उसको सामने से मिल रही है, उसकी प्रतिष्ठा का और उसका विस्तार हो रहा है, विकास भी हो रहा है। आदरणीय सभापति जी, इस देश में हम में से कोई ऐसा नहीं होगा जिसको विश्वकर्मा की जरूरत न पड़ती हो। समाज की व्यवस्था की एक बहुत बड़ी व्यवस्था बनी थी, सदियों से चली आ रही थी, लेकिन वो विश्वकर्मा साथियों के लिए कभी पूछा नहीं गया। हमने विश्वकर्मा के कल्याण के लिए योजना बनाई, बैंक से लोन लेने की व्यवस्था की, उनको नई ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की, उनको आधुनिक टूल देने की व्यवस्था की, नई डिजाइन से काम बनाने की चिंता की और उसको हमने मजबूत बनाने का काम किया। आदरणीय सभापति जी, ट्रांसजेंडर जिसको परिवार ने धुतकार दिया, जिसको समाज ने धुतकार दिया, जिसकी कोई चिंता करने वाला नहीं था, ये हमारी सरकार है कि इसको भी भारत के संविधान ने हक दिए हैं। उस ट्रांसजेंडर के अधिकारों के लिए कानून और व्यवस्थाएं बनाने का काम हमने किया। उनको गरिमापूर्ण जीवन मिले, उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए हमने काम किया। आदरणीय सभापति जी, हमारे आदिवासी समाज इतनी सारी बातें करते, मुझे तो याद है मैं जब गुजरात का मुख्यमंत्री बना तो हमारे यहाँ उमरगांव से अंबाजी तक एक पूरा बेल्ट, गुजरात का पूर्वी हिस्सा पूरा आदिवासी बेल्ट, और एक कांग्रेस के मुख्यमंत्री आदिवासी रह चुके थे। इतने सालों के बाद भी उस पूरे इलाके में एक भी साइंस स्ट्रीम की स्कूल नहीं थी। मेरे आने से पहले एक भी साइंस स्ट्रीम की स्कूल नहीं थी। अगर साइंस स्ट्रीम की स्कूल नहीं है तो कितनी आरक्षण की बातें करो, वो बेचारा इंजीनियर और डॉक्टर कैसे बन सकता। ये मैंने उस इलाके में काम किया और वहाँ साइंस स्ट्रीम की स्कूलें, आपको वहाँ यूनिवर्सिटीज बन गई है। लेकिन यानी राजनीति की चर्चा करना, संविधान के अनुरूप काम न करना, ये जिनकी सत्ता भूख है ना, उसका हमने आदिवासी समाज में भी जो अति पिछड़े लोग हैं, और उसमें मैं राष्ट्रपति जी का आभार व्यक्त करता हूं, उन्होंने मेरा काफी मार्गदर्शन किया। राष्ट्रपति महोदया ने मेरा मार्गदर्शन किया और उसमें से पीएम जनमन योजना बनी। हमारे देश में बिखरे बिखरे आदिवासी समाज के छोटे छोटे समूह हैं जो आज भी उनको कोई सुविधा प्राप्त नहीं हुई थी। हमने ढूंढ ढूंढ करके, संख्या बहुत कम है, वोट की राजनीति में उनकी तरफ देखने वाला कोई नहीं था, लेकिन मोदी है जो आखिर को भी पूछता है। और इसलिए हमने उनके लिए पीएम जनमन योजना के द्वारा उनके विकास की। आदरणीय सभापति जी, जैसे समाजों में उनके विकास संतुलित होना चाहिए, पिछड़े से पिछड़ा व्यक्ति को भी संविधान अवसर देता है, जिम्मेवारी भी सरकार को देता है, उसी प्रकार से कोई भी विभाग भी, कोई हमारा ज्योग्राफिकल इलाका भी वो पीछे नहीं रहना चाहिए। और हमारे देश में किया क्या, 60 साल के दरमियान 100 डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई करके कह दिया कि ये तो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है। और बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट का ऐसा लेवल लग गया कि किसी की ट्रांसफर होती थी तो वो कहता था पनिशमेंट पोस्टिंग, तो कोई जिम्मेवार अफसर जाता ही नहीं था। और उनकी तरह हमने पूरी स्थिति को बदल दिया। हमने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का एक कल्पना रखी और 40 पैरामीटर पर ऑनलाइन रेगुलर मॉनिटरिंग करते रहे, और आज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट उस राज्य के अच्छे जिलों की बराबरी करने लग गए और कुछ तो नेशनल एवरेज की बराबरी करने लगे। भूभाग भी पीछे न रहे, कोई जिला अब इसको आगे ले गए करके हमने 500 ब्लॉक को एस्पिरेशनल ब्लॉक बना करके उनके डेवलप पर स्पेशल फोकस करने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, मैं हैरान हूं जो लोग बड़ी बड़ी कथाएं सुनाते हैं, क्या इस देश में आदिवासी समाज 1947 के बाद आया क्या राम और कृष्ण थे तब आदिवासी समाज था? नहीं था। जो आदिवासी समाज को आदि पुरुष मीर हम कहते हैं, लेकिन आजादी के कई दशकों के बाद भी इतना बड़ा आदिवासी समूह, उनके लिए अलग मंत्रालय नहीं बनाया गया। पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई और उन्होंने अलग आदिवासी मंत्रालय बनाया, अलग आदिवासी विकास और विस्तार के लिए बजट दिया। आदरणीय सभापति जी, हमारे माछीमार समाज, मछुआरा समाज, क्या अभी भी आया है क्या? क्या उनकी नजर नहीं की आपकी?
इन मछुआरा समाज के कल्याण के लिए पहली बार हमारी सरकार ने आकर के अलग मंत्रालय बनाया फिशरीज का। उनके कल्याण के लिए अलग से हमने बजट दिया, समाज के इस तबके की चिंता की। आदरणीय सभापति जी, मेरे देश का छोटा किसान, उसके जीवन में सहकारिता एक मुख्य अंग है। छोटे किसान की जिंदगी को सामर्थ्य देने के लिए सहकारी क्षेत्र को जिम्मेवार बनाना, सहकारी क्षेत्र को सामर्थ्यवान बनाना, सहकारी क्षेत्र को बल देना, इसकी महात्मा हम समझते हैं, क्योंकि छोटा किसान, उसकी चिंता हमारे दिल में थी और इसलिए हमने अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया। हमारी सोचने का तरीका क्या है? हमारे देश में नौजवान है, पूरा विश्व आज वर्कफोर्स के लिए तरस रहा है। देश में डेमोग्राफिक डिवीजन लेना है तो हमारे इस वर्कफोर्स को स्किल बनाना चाहिए। हमने अलग स्किल मंत्रालय बनाया ताकि दुनिया की आवश्यकता के अनुसार मेरा देश का नौजवान तैयार हो और विश्व के साथ वो अपने आगे बढ़े। आदरणीय सभापति जी, हमारा नॉर्थ ईस्ट इसलिए कि वहां वोट कम है, सीटें कम है, इसकी कोई परवाह नहीं है। ये अटल जी की सरकार थी जिसने पहली बार नॉर्थ ईस्ट के कल्याण के लिए डोनियर मंत्रालय की व्यवस्था की और आज उसका परिणाम है कि नॉर्थ ईस्ट के विकास की कि नई चीजों को हम प्राप्त कर पाए। इसी के कारण रेल, रोड, पोर्ट, एयरपोर्ट ये बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, आज भी दुनिया के देशों में लैंड रिकॉर्ड के लेकर के समृद्ध देशों को भी कई संकट। हमने गांव के हर सामान्य व्यक्ति को अपना लैंड रिकॉर्ड, उसके घर की मालिकीन का हक के कागज नहीं है, उसके कारण उसको बैंक से लोन चाहिए हो, कहीं बाहर जाए तो कोई कब्जा कर ले, एक स्वामित्व योजना बनाई और देश के गांव के ऐसे समाज के दबे कुचले लोगों को वो कागज हम दे रहे हैं जिसके कारण उसका मालिकी हक बन रहा है। वो स्वामित्व योजना एक बहुत बड़ा दिशा दे रही है। आदरणीय सभापति जी, इन सारे कामों के कारण पिछले 10 वर्ष में हमने जो प्रयास किया, हमने जिस प्रकार से गरीब को मजबूती देने का काम किया है, हमने जिस प्रकार से गरीब के अंदर एक नया आत्मविश्वास पैदा किया है और एक सही दिशा में चलने का परिणाम है कि आज इतने कम समय में मेरे देश के 25 करोड़ मेरे गरीब साथी गरीबी को परास्त करने में सफल हुए और हमें इस बात का गर्व है। और मैं संविधान निर्माताओं के सामने सर झुका करके कहता हूं, जो संविधान हमें दिशा दे रहा है उसके तहत मैं ये काम कर रहा हूं। और मैंने, आदरणीय सभापति जी, जब हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, वो नारा नहीं है, वो हमारे आर्टिकल ऑफ फेथ है। और इसलिए हमने सरकार की योजनाएं भी बिना भेदभाव को चलाने की दिशा में काम किया है और संविधान हमें भेदभाव की अनुमति नहीं देता है। और इसलिए हमने आगे चल करके कहा है सैचुरेशन, जिसके लिए जो योजना बनी है उसका लाभ उन लाभार्थी को 100% लाभार्थी को मिलना चाहिए। ये सैचुरेशन अगर सच्चा सेकुलरिज्म को है ना, तो ये सैचुरेशन में है। सच्चा सामाजिक न्याय अगर किसी में है तो ये सैचुरेशन 100%, 100% उसको बेनिफिट जिसका हक है मिलना चाहिए, बिना भेदभाव के लिए मिलना चाहिए। तो ये भाव लेकर के हम सच्चे सेकुलरिज्म को और सच्चे सामाजिक न्याय को लेकर के जी रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, समाधान की हमारे एक और स्पिरिट भी है और हमारे देश को दिशा देने का माध्यम, देश को का चालक बल के रूप में राजनीति केंद्र में रहती है। आने वाले दशकों में हमारा लोकतंत्र, हमारी राजनीति की दिशा क्या होनी चाहिए, आज हमें मंथन करना चाहिए। आदरणीय सभापति जी, कुछ दलों की राजनीतिक स्वार्थ और सत्ता का भाव मैं जरा उनसे पूछना चाहता हूं, क्या
वे कभी अपने आप को, और मैं सभी दलों के लिए कह रहा हूं, उधर और इधर ये मेरा विषय नहीं है, ये मेरे मन के विचार है जो मैं इस सदन के सामने रखना चाहता हूं कि इस देश में योग्य नेतृत्व का अवसर मिलना चाहिए नहीं। जिनके परिवार में कोई राजनीति में नहीं है, क्या उनके लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे? क्या देश को, लोकतंत्र के स्पिरिट को परिवारवाद ने गहरा नुकसान किया है कि नहीं किया है? क्या परिवारवाद से भारत के लोकतंत्र की मुक्ति का अभियान चलाना ये संविधान के तहत हमारी जिम्मेवारी है कि नहीं है? और इसलिए समानता के सिद्धांत की बात कहे, अवसर की बात कहे, हिंदुस्तान के हर किसी को, और जो परिवारवादी राजनीति है उनकी धुरी ही परिवार होता है, सब कुछ परिवार के लिए। देश को, देश के नौजवानों को आकर्षित करने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए और देश के युवाओं को आगे आने के लिए हम सभी राजनीतिक दलों ने प्रयास करना चाहिए। सभी राजनीतिक दलों ने, जिनकी पार्श्वभूमि में राजनीतिक परिवार नहीं है, ऐसे फ्रेश ब्लड को लाने के लिए प्रयास करना, ये मैं मानता हूं कि देश की लोकतंत्र की, और इसीलिए मैंने लाल किले से कहा है कि मेरा एक विषय लेके मैं लगातार बोल रहा हूं, बोलता रहूंगा। 1 लाख ऐसे नौजवानों को देश की राजनीति में लाना है जिनका कोई परिवार का बैकग्राउंड राजनीतिक परिवार का नहीं है, और इसलिए देश को एक फ्रेश एयर की जरूरत है, देश को नई ऊर्जा की जरूरत है, देश को नए संकल्प और सपने लेकर के आने वाले युवकों की जरूरत है। और भारत के संविधान के जब 75 वर्ष मना रहे हैं तो हम दिशा में आगे बढ़े। आदरणीय सभापति जी, मुझे याद है मैंने एक बार लाल किले से संविधान में हमारे कर्तव्य को लेकर के उल्लेख किया था, और मैं हैरान हूं कि जिनको संविधान का समझ नहीं आता है वो कर्तव्य की भी मजाक उड़ाने लग गए। मैंने ऐसा कोई इंसान देखा नहीं दुनिया में कि जिसको इसमें भी इतराज हो सकता है आने। लेकिन देश का दुर्भाग्य है, हमारे संविधान ने नागरिकों के अधिकार तय किए हैं, लेकिन संविधान को हमसे कर्तव्य की भी अपेक्षा है। और हमारी सभ्यता का सार है धर्म, ड्यूटी, कर्तव्य, ये हमारी सभ्यता का सार है। और महात्मा गांधी जी ने कहा था, महात्मा जी का कोट है, उन्होंने कहा था, मैंने ये अपनी अशिक्षित लेकिन विद्वान मां से सीखा है कि हम अपने कर्तव्यों को जितना अच्छे से निभाते हैं उसी से अधिकार निकल करके आता है। ये महात्मा जी ने कहा था। मैं महात्मा जी की बात को आगे बढ़ाता हूं और मैं कहना चाहूंगा, अगर हम अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करें तो कोई भी हमें विकसित भारत बनाने से नहीं रोक सकता। संविधान का 75वां वर्ष कर्तव्य के प्रति हमारे समर्पण भाव को, हमारी प्रतिबद्धता को और ताकत दें, देश कर्तव्य भावना से आगे बढ़े, ये मैं मानता हूं समय की मांग है। आदरणीय सभापति जी, भारत के भविष्य के लिए संविधान के स्पिरिट से प्रेरित होकर के मैं आज इस सदन के पवित्र मंच से 11 संकल्प सदन के सामने रखना चाहता हूं। पहला संकल्प है, चाहे नागरिक हो या सरकार हो, सभी अपने कर्तव्यों का पालन करें। दूसरा संकल्प है, हर क्षेत्र, हर समाज को विकास का लाभ मिले, सबका साथ, सबका विकास हो। तीसरा संकल्प है, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस हो। भ्रष्टाचारी की
सामाजिक स्वीकार्यता न हो, भ्रष्टाचारी की सामाजिक स्वीकार्यता न हो। चौथा संकल्प है देश के कानून, देश के नियम, देश की परंपराओं के पालन में देश के नागरिकों को गर्व होना चाहिए, गर्व का भाव हो। पांचवा संकल्प गुलामी की मानसिकता से मुक्ति हो, देश की विरासत पर गर्व हो। छठा संकल्प देश की राजनीति को परिवारवाद से मुक्ति मिले। सातवां संकल्प संविधान का सम्मान हो, राजनीतिक स्वार्थ के लिए संविधान को हथियार न बनाया जाए। आठवां संकल्प संविधान की भावना के प्रति समर्पण रखते हुए जिनको आरक्षण मिल रहा है वो न छीना जाए और धर्म के आधार पर आरक्षण की हर कोशिश पर रोक लगे। नौवां संकल्प विमेन लेड डेवलपमेंट में भारत दुनिया के लिए मिसाल बने। 10वां संकल्प राज्य के विकास से राष्ट्र का विकास, ये हमारा विकास का मंत्र हो। 11वां संकल्प एक भारत श्रेष्ठ भारत का ध्येय सर्वोपरि हो। आदरणीय सभापति जी, इसी संकल्प के साथ हम सब मिलकर के अगर हम आगे बढ़ते हैं तो संविधान की जो निहित भावना है वी द पीपल, सबका प्रयास, हम इसी मंत्र को लेकर के आगे चले और विकसित भारत का सपना इस सदन में बैठे हुए सबका तो होना ही चाहिए। 140 करोड़ देशवासियों का सपना जब बन जाता है और संकल्प लेकर के जब देश चल पड़ता है तो इच्छित परिणाम लेकर के रहता है। मेरा 140 करोड़ देशवासियों के प्रति मेरी अपार श्रद्धा रही है, उनके सामर्थ्य पर मेरी श्रद्धा है, देश की युवा शक्ति पर मेरी श्रद्धा है, देश की नारी शक्ति पर मेरी श्रद्धा है। और इसलिए मैं कहता हूं कि देश 2047 देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा तो विकसित भारत के रूप में मनाएगा। इस संकल्प के साथ आगे बढ़े। मैं फिर एक बार इस महान पवित्र कार्य को आगे बढ़ाने के लिए सबको शुभकामनाएं देता हूं और मैं आदरणीय सभापति जी, आपने समय बढ़ाया इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 16 दिसंबर 2024 प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।